आज हम लोग सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के सेकेंड पेपर आर्थिक विचारों का इतिहास में रोमन आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग यूनानी आर्थिक विचार में प्लेटो, अरस्तु, जिनोफर के आर्थिक विचार पढ़ चुके हैं और उससे पहले वाले वीडियो में हम लोग हिब्रू के आर्थिक विचार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे रोमन आर्थिक विचार। इटली की राजधानी रोम प्रसिद्ध योद्धाओं तथा न्यायशास्त्रियों के लिए प्रसिद्ध रही है। रोमन आर्थिक विचार कवियों तथा इतिहासकारों के अलावा भी दार्शनिकों, कृषि लेखकों के लेखों से प्राप्त होते हैं। प्राचीन रोम के आर्थिक विचार हमें निम्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं: कृषि विशेषज्ञ, न्यायशास्त्रियों के विचार, दार्शनिकों के विचार। अब हम न्यायशास्त्रियों के विचारों में 3 बातों का अध्ययन करते हैं: प्राकृतिक कानून, व्यक्तिगत संपत्ति एवं क्रय संविदा, मुद्रा एवं ब्याज। इन तीनों के अलावा हमें रोमन आर्थिक विचारों में निश्चलता एवं प्राकृतिक दर्शन तथा उद्योगों में कृषि का महत्व, इस विषय में भी जानने का मौका मिलेगा। सबसे पहले हम लोग करते हैं कृषि विशेषज्ञ। इसमें कैटो, वेरी, कॉलीमेला प्रमुख कृषि विशेषज्ञ हैं जो कृषि को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। उनके विचार से छोटे खेत अधिक उपयोगी होते हैं। वे दास प्रथा तथा ब्याज के विरोधी थे। कॉलीमेला भी छोटे खेतों के पक्ष में थे तथा दास प्रथा के विरुद्ध थे। मजदूरों से खेती करवाने के पक्ष में थे। अब हम लोग करेंगे न्यायशास्त्री। इन लोगों का उद्देश्य रोमन समाज के आर्थिक एवं सामाजिक आचरण को नियंत्रित करना था। अर्थशास्त्र पर उन्होंने कोई अलग से व्यवस्था नहीं दी है। समाज की समस्याओं के साथ ही उन्होंने आर्थिक समस्याओं का भी वर्णन किया है। उसके कुछ पहलू इस प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक कानून। रोम के न्यायशास्त्रियों ने मानवीय कानून और प्राकृतिक कानून में भेद किया है। उन्होंने मध्ययुगीन तथा बाद के विचारों को प्रभावित किया। मानवीय कानून केवल रोम के निवासियों पर लागू होता था, जबकि प्राकृतिक कानून विदेशियों पर लागू होता था, जो अत्यधिक विस्तृत एवं विवेकयुक्त था। प्राकृतिक कानून सामान्य सिद्धांतों पर आधारित था। बाद में वह ग्रीस के प्राकृतिक कानून में समाविष्ट हो गया, जिसने आने वाले विचार को प्रभावित किया। दूसरा हमारा बिंदु है व्यक्तिगत संपत्ति एवं क्रय संविदा। रोम के न्यायशास्त्रियों के संपत्ति एवं क्रय संविदा संबंधी विचारों ने आर्थिक विचारों के विकास को बहुत हद तक प्रभावित किया है। उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति का एक संकुचित विचार प्रस्तुत किया। प्राकृतिक कानून के अनुसार उन्होंने जाति समूह अथवा परिवार को एक सामाजिक इकाई न मानकर व्यक्तिगत अधिकारों को ही महत्व दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति को क्रय संविदा संबंधी एवं स्वेच्छा से अपनी संपत्ति बेचने का अधिकार मिल गया। इस बारे में प्रोफेसर एरिक लोल ने कहा कि उन्होंने बिना किसी सीमा के व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किया और क्रय संविदा संबंधी स्वतंत्रता का उस हद तक पक्ष लिया कि वह तत्कालीन दशाओं में उपयुक्त नहीं था। रोमन कानून ने अव्यक्तिगत कानूनों के माध्यम से अर्थशास्त्र को एक विनिमय का विज्ञान बनाया और आर्थिक विचारों को प्रभावित किया। अगला बिंदु हम लोग लेंगे मुद्रा एवं ब्याज। रोमन न्यायशास्त्रियों ने मुद्रा के महत्व को अच्छी तरह से समझा। उसे विनिमय के लिए आवश्यक बताते हुए उसके मूल्य को परिवर्तनशील मानते हुए उन्होंने कहा कि मुद्रा मूल्य का मापक है जो कानून के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में रोम के कानून के अनुसार ब्याज लेना वर्जित था, परंतु बाद में इस बात के संकेत मिलते हैं कि ब्याज की एक निश्चित दर निर्धारित कर दी गई तथा सूदखोरों की निंदा की जाती थी। जैसे जैसे लोगों की संपत्ति बढ़ती गई, उधार लेने देने वाले और धन की मात्रा भी बढ़ती गई तथा
उसका क्षेत्र भी व्यापक होता गया। ब्याज की दरों में भी भिन्नता होती गई। यद्यपि कानून के द्वारा ब्याज की दर निश्चित करने का प्रयास किया गया, लेकिन यथार्थ में उसमें बाजार की दशाओं के अनुरूप परिवर्तन होता गया। अब हम लोग लेंगे, ये 3 बिंदु तो हमने किए थे न्यायशास्त्रियों के अनुसार। अब हम लोग करेंगे दार्शनिकों के विचार। एथेंस की तुलना में रोम के दार्शनिकों के विचारों में नैतिकता का उतना आधिक्य नहीं है। फिर भी रोमन दार्शनिकों ने वैज्ञानिक सिद्धांतों के स्थान पर नैतिक विचारों का समावेश किया। ऐसे दार्शनिकों में सिसरो, सेनेका एवं प्लाइनी इत्यादि के नाम प्रमुख होते हैं। रोम के दार्शनिकों ने ग्रीक विचारकों के समान ही ब्याज लेने को निंदनीय बताया, परंतु यह स्पष्ट किया कि मुद्रा की प्रकृति एवं उसके कार्यों को पूर्ण रूप से नहीं समझा और न ही पूंजी के महत्व को पहचाना। नेक्स्ट हम लोग लेंगे निश्चलता एवं प्राकृतिक दर्शन। रोम के दार्शनिक स्टोइक्स ने न केवल रोम की कानूनी धारणाओं को प्रभावित किया, परंतु बाद में आने वाले आर्थिक विचारों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इनका दर्शन शांतिवाद से पूर्ण था, जिसने आर्थिक भाग्यवादिता को प्रोत्साहन दिया। स्टोइक्स के अनुसार सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं वरन इच्छाओं एवं वासना को जीतने में है। अतः लोगों ने उत्पादन को बढ़ाने एवं वितरण को सुधारने पर ध्यान नहीं दिया। इससे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का ह्रास हुआ और सामाजिक समस्याओं के समाधान में एक प्रकार की निष्क्रियता का जन्म हुआ। उद्योगों में कृषि का महत्व। ग्रीक विचारकों के समान रोम के दार्शनिकों ने भी कृषि को बहुत अधिक महत्व दिया। सूदखोरी, मजदूरी, मुनाफाखोरी इत्यादि व्यवसाय को अनुचित सिद्ध किया। इस संबंध में सिसरो का कथन है कि जो शीघ्र ही बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं वे अशिष्ट हैं, क्योंकि वे बिना झूठ बोले लाभ नहीं कमा सकते और झूठ बोलने की अपेक्षा कुछ और अधम नहीं है। छोटे पैमाने पर किया गया वाणिज्य भी खराब है, परंतु यदि बड़े पैमाने पर किया जाए, जिसमें चारों ओर से आयात किया जाए एवं बिना छल कपट के विस्तृत पैमाने पर उसका विक्रय किया जाए, तो वह उतना अपमानजनक नहीं है। परंतु उद्योगों एवं छोटे पैमाने के वाणिज्य को सम्मानपूर्वक स्थान न प्राप्त होने की दशा में भी रोमनवासी व्यापारिक संबंधों एवं हिसाब किताब के मामलों में बहुत सावधान थे एवं उन्होंने साख संस्थाओं का प्रचलन किया था। उपयुक्त विवरण से हम रोमन आर्थिक चिंतन की कुछ विशेषताओं को ले सकते हैं। जैसे रोमन आर्थिक विचारकों ने कृषि को बहुत अधिक महत्व दिया, वे दासता के विरोधी थे, उन्होंने मजदूरी प्रथा को महत्व दिया, वे छोटे खेतों के समर्थक थे, ब्याज के विरोधी थे और व्यक्तिगत संपत्ति का नियम उन्होंने स्वीकार किया था।